नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम राजनीति में सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत पर बने रहने की बात और सिद्धांत से भटक जाने की बात। और देखिए, सिद्धांत से भटकने वाले लोग कई दशकों के बाद उदाहरण बन जा रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ही ठीक किया था। पुराना उदाहरण भी है, ताजा उदाहरण भी है। और जो सिद्धांत पर बने रहे, उनकी गलती आज बताई जा रही है। देखिए, हम चर्चा करेंगे झारखंड के चंपई सोरेन की और चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की, लालू यादव की, नीतीश कुमार की और हेमंत सोरेन की, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अपने फैसलों को लेकर। हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल की तरह शायद उन्हें पता था, नहीं पता था, वे भी मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जैसा कि लालू यादव ने बनाया था। लालू यादव को भी शायद पता न रहा होगा कि वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रह सकते थे, लेकिन सिद्धांत की बात तब अधिक वजनदार थी। उन्होंने इस्तीफा दिया और हम और आप तो बहुत करीब से जानते हैं कि किस तरीके से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। राबड़ी देवी रसोई घर से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हस्ताक्षर करने भी नहीं आता था। वह खुद शपथ लेने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन लालू यादव जानते थे कि यदि हमने राबड़ी देवी को शपथ नहीं दिलाई तो सब कुछ लुट जाएगा। कितने लोग दावेदार बन रहे थे, चाहे रंजन यादव की बात हो, चाहे साधु यादव की बात हो, लेकिन सीताराम केसरी और राधानंदन झा, उन्होंने यह नसीहत दी थी कि यदि पत्नी के अलावा सत्ता किसी और को सौंपी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, हेमंत सोरेन ने क्या भूल कर दी। हेमंत सोरेन के सामने भी विकल्प था। बात तो पहले से चल रही थी, कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा, उपचुनाव लिखती भी पेश की गई थी, लेकिन अंत समय में उन्हें चंपई सोरेन याद आ गए। उनकी विश्वसनीयता, उनका समर्पण याद आ गया, शिबू सोरेन के साथ रिश्ता याद आ गया और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन वे भरत नहीं थे कि हेमंत सोरेन लौटे और आसानी से राज सौंप देते। चंपई सोरेन ने इस्तीफा देने में आनाकानी, लेकिन विधायक हेमंत सोरेन के साथ थे, नेता हेमंत सोरेन के साथ थे और झारखंड का जनादेश हेमंत सोरेन के पास था। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, चंपई सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन यह बात नाकबार गुजरी और वे बगावत की ओर बढ़ चले। 30 अगस्त को शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार का प्रकरण भी याद है कि जब उन्हें लगा 2014 में कि बिहार की जनता ने मेरे साथ खड़ा होने का काम नहीं किया है, लोकसभा चुनाव में मुझे हराया है, सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जीतन राम मांझी, अब जो कहीं चर्चा में भी नहीं थे, जीतन राम मांझी बागडोर संभाले। लेकिन क्या हुआ? नीतीश कुमार जब गुस्साते हैं तो कहते हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मेरी मूर्खता थी। और जीतन राम मांझी ने फिर कैसे यह कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार, और फिर जीतन राम मांझी को हटाने में कितनी कवायद और कितनी राजनीति बीजेपी ने तब भी खेला था। आज भले ही बीजेपी नीतीश कुमार के साथ। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हम ले लें। अरविंद केजरीवाल के पास भी तो विकल्प था ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल चतुर और होशियार, ज्यादा जानकार, उन्होंने समझ लिया इस्तीफे की जरूरत नहीं, तो जेल चले गए, तिहाड़ में बंद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए। पर चंपई सोरेन अब अमित शाह से मिल रहे हैं, कल मुलाकात की, और 30 तारीख को शामिल हो रहे हैं। तो झारखंड से शुरू करें, बिहार चले और फिर दिल्ली आए अजीत जी, और राजनीति में सिद्धांत और गैर सिद्धांत की विवेचना करें, ताकि दर्शक समझ सकें कि कब लिया गया फैसला, गलत फैसला भी आगे चलकर पॉलिटिकल पंडित और पॉलिटिकल लीडर सही मानने लगते हैं।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो सिद्धांत की बात है जो आपने कही। उन दिनों लालू यादव ने भी इस एक सिद्धांत का, उनको भी वकील थे, समझा देते लोग कि भाई आप मत दीजिए इस्तीफा, कोई प्रावधान नहीं है, आप जेल जी में रह के भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो वो एक सिद्धांत था, कुछ हद तक लोग सिद्धांत को मानते थे, जिसको फॉलो किया नैतिकता हेमंत की बात। सोरेन ने, इस्तीफा दे देना चाहिए है, जी जब जेल जा रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन के पहले ही कई नेताओं ने नजीर बनानी शुरू कर दी थी। आपको जी याद होगा कि किस तरह से वहां जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और नवाब मलिक और अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए तो लोग जेल में रहे, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया था, काफी समय तक बिल्कुल। नहीं हटाया गया। कैसे जी सेंथिल बालाजी को स्टालिन की सरकार में वो मंत्री थे, गिरफ्तार हुए, जेल में रहे तो मंत्री पद से नहीं हटाया गया। जी कैसे दिल्ली में सत्येंद्र जैन महीनों तक जेल में रहे और अरविंद केजरीवाल ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया। ममता जी बनर्जी ने भी अपने यहाँ किया। तो मंत्रियों को लेकर के एक नजीर बन गई थी। और आप हम्म, जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, बिल्कुल। वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। और सराइवर जेनिंग्स ने जो सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से ये है कि वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होता है, समानों में जी प्रथम होता है। वो भी एक कैबिनेट जी मिनिस्टर होता है, लेकिन तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स में वो प्रथम होता है। तो जो हम्म, नियम मंत्रियों पर लागू होता है वही नियम मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। हेमंत बिल्कुल। सोरेन इस बात को जानते थे, उनके साथ बड़े वकील थे, अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल उनको सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता और सिद्धांत दोनों का एक हद तक पालन किया और राजभवन में उनका इस्तीफा हुआ, राजभवन में उनकी गिरफ्तारी हुई। आप ये सोचिए, ये भी कितनी बड़ी, ये भी एक नजीर है कि एक जी मुख्यमंत्री को राजभवन में गिरफ्तार किया गया और उनकी राजभवन में ही उन्होंने इस्तीफा दिया, ईडी की गाड़ी से बल्कि गए थे वहां। तो हम्म, उस समय जो चंपई सोरेन को उन्होंने बनाया, उस थोड़ी सी स्थितियां भिन्न थी झारखंड से और बिहार से। और झारखंड में कल्पना सोरेन को लेकर के कुछ रिजर्वेशंस थे कई विधायकों के, और परिवार जी में एक तरह का कुछ वो चल रहा था ऊपर नीचे, सीता सोरेन और बसंत सोरेन दोनों को लेकर के। फिर भी अगर हम्म, हेमंत सोरेन बनाते तो बना ही देते, उनको कौन, उनके साथ विधायकों का समर्थन था और कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी पूरी तरह से। उन्होंने नहीं बिल्कुल। किया और चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब सोचिए चंपई सोरेन पर उसी समय, इसी समय हम ये कहना चाहते हैं कि सिद्धांत के साथ साथ निष्ठा कितनी मायने रखती है। जी निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी आज कमी हो गई है राजनीति में। पहले भी कमी रही होगी, लेकिन आज निष्ठावान व्यक्ति, लॉयल आदमी मिलता नहीं है आपको, राजनीति में तो बिल्कुल ही बिल्कुल। नहीं मिलता। और जी जिसके लिए आप सब कुछ कर दें, वो भी आपके लिए निष्ठावान नहीं होगा, समय आने पर पीठ में चाकू मार देगा। इसकी मिसाल बन गए चंपई सोरेन। जी चंपई सोरेन आज कह रहे हैं कि उनका सम्मान आहत हुआ। अरे हम्म, भाई, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा सम्मान दिया, उसका श्रेय आप हेमंत सोरेन को नहीं दे रहे। जीतन राम बिल्कुल। मांझी ने भी श्रेय नहीं दिया कि नीतीश कुमार ने उनको इतना बड़ा आदमी बना दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसी तरह से ये चंपई सोरेन श्रेय नहीं दे रहे हेमंत सोरेन को कि उन्होंने हमको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने जी हटाया तो हमारा सम्मान आहत हो गया, ये बात वो कह रहे हैं। सम्मान आ गया उनका हम्म, बीच में, जबकि परिवार के प्रति, परिवार का इतना विश्वास था उनके प्रति। ज्ञानेश्वर जी, हम फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। 2009 में जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और बाई इलेक्शन हार गए थे तमाड़ में, सीएम रहते हुए बाई इलेक्शन हार गए थे, तो उनकी उस समय भी मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद चंपई सोरेन थी। जी और उन्होंने, कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस के सामने, अहमद पटेल उस समय सारी चीजें देखते थे, हम सब लोग दिल्ली में थे, सब जान रहे थे, उन्होंने चंपई सोरेन का नाम रखा कि चंपई को हम इस्तीफा दे रहे, चंपई सोरेन को सीएम बनाइए। कांग्रेस हम्म, तैयार नहीं हुई तो गुरुजी ने एक नारा दिया कि चंपई नहीं तो चुनाव, या तो अच्छा। चंपई सीएम बनेंगे नहीं तो चुनाव होगा। तो कोई हम्म, सीएम नहीं बन सका, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और चुनाव ही हुआ। तो ये हम्म, भरोसा था गुरुजी का शिबू सोरेन का 15 साल पहले 2009 में। वही जी भरोसा इस साल फरवरी में हेमंत सोरेन ने दिखाया चंपई सोरेन के लिए। और चंपई सोरेन ने क्या किया, आपको सम्मान के साथ, अब हम एक इंसिडेंट इसी में का बता दें, अभी अब चर्चा शुरू हुई है तो यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस जी दिन जून में जमानत हुई हेमंत सोरेन की, जिस दिन जमानत हम्म, मिली, 12 साढ़े 12 बजे के करीब जमानत की खबर आ गई उनकी। और उसके बाद ये हुआ कि उनका प्रशासन उनका था, सरकार उनकी थी, तो सब लोग बिल्कुल। इस तैयारी में जुट गए कि इसके पहले एजेंसियां स्टे लेने जाएं, हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं, या कोई बाधा आए उनको जेल से निकाल लेते हैं। हम्म, अरविंद केजरीवाल का एक एग्जाम्पल था कि उनको जमानत दे दिया निचली अदालत ने, लेकिन ऊपर से स्टे ले आई थी एजेंसी, तो जी उनको जमानत मतलब स्टे उस्टे हो उसके पहले निकाल ले। तो आनंद फानंद में सारी चीजें हुई और 3:30-4 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे में उनको निकाल लिया गया। उस हम्म, दिन 4 बजे कैबिनेट की बैठक रखी थी चंपई सोरेन ने, और उनको कहा गया किसी ने, अब वो तो कोई उनके सिस्टम के जो लोग हैं, अधिकारी हो या सलाहकार हो, तो सीएम का मुंह देख कर कहीं कोई बोलेगा, ब्लैटेंटली तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन उनको बिल्कुल। इशारा किया गया कि इस समय कैबिनेट मत करिए और जेल गेट चलिए, उनको रिसीव किया जाए, वो नेता है, वो अच्छा। पार्टी के नेता है। जी लेकिन मुख्यमंत्री डिफाइंट हो गए।
उन्होंने कहा कि नहीं, कैबिनेट की बैठक तो होगी, इसमें क्या है, कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये जब पहले दिन आपकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ गई, आपने कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद गए आप हेमंत सोरेन के पास, तो पहले जी। दिन ही आपकी निष्ठा संदिग्ध हो गई। आप तब हेमंत सोरेन और उनके सिस्टम ने समझ लिया कि अब आपको रखना खतरे से खाली नहीं है। जो हम्म। जो चीज नीतीश कुमार को 6-7 महीने के बाद समझ में आ गई थी, आपने जैसा जी। भी कहा कि उनको भी 3 महीने लग गए थे जीतन राम मांझी को हटाने के लिए, और सारे कर्म करने पड़े तब जीतन राम मांझी हटे थे। तो बिल्कुल। यहाँ जब हेमंत सोरेन को समझ में आ गई बात कि ये व्यक्ति निष्ठावान नहीं है, पद का लालच हो गया, इसको सीट गर्म कर रखने के लिए, सिर्फ खड़ाऊ राज चलाने के लिए बिठाया गया था इनको, और अब ये अपने को स्वाभाविक दावेदार समझने लगे। भाई हम्म। स्वाभाविक दावेदार नहीं थे कभी भी चंपई सोरेन, कभी भी इतने बड़े नेता नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री हो जाए झारखंड के। एक और एक जब चंपई सोरेन को 2009 में गुरुजी ने नाम चलाया, शिबू सोरेन ने कहा कि चंपई नहीं तो चुनाव, तो 10 जी। पत्रकारों ने हमको फोन किया ये पूछने के लिए कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन की पत्नी है क्या। अच्छा। अब आप सोचिए कि दिल्ली में लोगों को पता नहीं था कि चंपई सोरेन मर्द है कि औरत है, हम्म। और चंपई सोरेन अपने को इतना बड़ा नेता मानने लगे कि वो अपने को स्वाभाविक दावेदार समझ लिए वहां मुख्यमंत्री पद का, और डिसाइड करने लगे हेमंत सोरेन और उनकी विश को। तो उनको उनके कुछ कार्यक्रम लगे थे, ये बात सही है कि उस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया और उनको अनसेरेमोनियसली हटाया गया। वो ठीक है, उन्होंने अगर दिखाई होती निष्ठा, कायदे से उन्होंने कहा होता जा करके कि भाई आप आ जाइए, अब आप आ गए हैं, आप संभालिए कुर्सी, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को चलने देते कि नहीं आप ही चलिए, चुनाव तक आप रहिए, ये भी कह बिल्कुल। सकते थे। लेकिन निष्ठा की कमी, एक तरफ से हम्म। हेमंत ने थोड़ा सिद्धांत और नैतिकता दिखाई, तो दूसरी तरफ उनको निष्ठा के मामले में बड़ा झटका लगा। चंपई सोरेन निष्ठावान नहीं रह सके, जिस तरह से जीतन राम मांझी निष्ठावान नहीं रहे, जिस तरह से नारायण राणे शिवसेना के बाल ठाकरे के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, इस तरह की अनेक मिसालें हैं ज्ञानेश्वर जी। और जब जी। निष्ठा की बात करते हैं तो फिर हम लोगों के तरफ के तमाम नेताओं को ई पलानीसामी और ओ पनीरसेल्वम से सीखना चाहिए। हम्म। जयललिता जेल गई पहली बार, तो उन्होंने ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया। जिस दिन वो जेल से आई, उस दिन पनीरसेल्वम का एटीट्यूड ये था कि ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, ये लीजिए आपकी कुर्सी हमने आपके लिए संभाल रखा था, अब आप ले लीजिए। और उसके बिल्कुल। बाद भी साष्टांग दंडवत करते थे, वहां की परंपरा कल्चर में हो सकता हो, लेकिन वो साष्टांग करते थे। अगली बार वो जेल गई, तो उनको लगा कि पलानीसामी को बना देते, तो पलानीसामी को उन्होंने बना दिया। तो पलानीसामी का भी निष्ठा उनके प्रति वही रही। हालांकि उनके नहीं रहने के बाद पलानीसामी और पनीरसेल्वम लड़े, लेकिन जब तक जयललिता रही तब तक दोनों की निष्ठा उनके प्रति बनी रही। ये एक बड़ी कमी है हम लोगों के यहाँ, जिसको भी आप थोड़ा पावर दीजिएगा, वो तुरंत अपने को उसका स्वाभाविक दावेदार समझने लगता है। जो आप कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से रंजन यादव, तो रंजन यादव क्या अपने को लालू यादव से बड़ा समझने लगे थे कि हम ही सुपर टीम समझने लगे थे। बिल्कुल। हाँ, आप बैकरूम में बैठ करके कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, नेता आपकी बात सुन रहा है, तो जबकि वे इससे पॉलिटिकल नहीं थे, वे लालू यादव के दोस्त थे, वे पॉलिटिकल नहीं थे, लालू यादव के दोस्त थे, पॉलिटिकल फेस नहीं। लेकिन वे समझने लगे थे, साधु यादव को लगने लगा था। और यह तो देखिए अंतिम वक्त में सीताराम केसरी और राधा नंदन झा ने, दो लोगों ने समझा दिया। राधा नंदन झा कांग्रेस के नेता थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, बावजूद इसके लालू यादव और राधा नंदन झा के घर के बीच की जो चार दीवारी थी, उसमें आने जाने का रास्ता बना हुआ था, दोनों के ही बड़े मधुर संबंध थे। और जब लालू यादव फंसते थे तो सलाह लेते थे। तो यह तो जो, और चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना देगी? आप हेमंत सोरेन को छोड़कर जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप बनने जा रहे हैं? वहां पहले से बाबूलाल मरांडी है, रघुबर दास कहां छोड़ने वाले हैं झारखंड को, अर्जुन मुंडा रेस में लगे ही रहते हैं। चंपई सोरेन को वहां मिलना क्या है? आपने हेमंत सोरेन को गच्चा दे दिया, शिबू सोरेन को गच्चा दे दिया, लेकिन फायदा क्या होगा? वही, ये अब अगला सवाल यही है, जिसको भी आप देखिए, चंपई सोरेन हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास जानते हैं, जितने लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी झारखंड में, उसमें से कोई राजनीति में बहुत सफल नहीं हो सका। शुरुआत में जो लोग अलग हो गए, जैसे अर्जुन मुंडा भी पहली बार जेएमएन से ही विधायक हुए थे, लेकिन वो पहली ही बार में अपने बहुत यंग एज में छोड़ करके और चले गए बीजेपी में। इस तरह की पॉलिटिक्स हुई उनकी कि उनका वो सफल हुए। लेकिन सबसे ताजा मिसाल हेमलाल मुर्मू की है। हेमलाल मुर्मू संथाल परगना के बड़े नेता हैं, और एक समय ऐसा था जब तिकड़ी थी जेएमएम में गुरुजी के साथ, जो सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे लोग शिबू सोरेन के साथ, वो हेमलाल मुर्मू और टेकलाल महतो थे। यही दोनों लोग होते थे। लेकिन जब हेमलाल मुर्मू ने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद वो संभवतः 2 या 3 चुनाव लड़े हैं, जिसमें एक बाई इलेक्शन भी है।
और तीनों चुनाव में हारे, तीनों चुनाव हारे वो, और तब फिर वापस आ गए जेएमएम में। उन्होंने खुद ही एक किस्सा सुनाया हुआ है जो हम बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि किस तरह से लीडर की लिगेसी और जो उसके प्रति धारणा होती है वो किस तरह से ऐसे राज्यों में प्ले करती है, किस तरह से उनका खेल होता है। हेमलाल मुर्मू चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और वोट डाल के जो लोग आ रहे थे उनकी सीट वो राजमहल से, वहीं से एमएलए एमपी होते थे राजमहल से, और वहीं उनकी सीट थी जो विधानसभा की सीट थी वो बरहेट है, जहां से अभी हेमंत सोरेन एमएलए है। तो वहीं वो चुनाव लड़ रहे थे। जब वो लोगों से उन्होंने पूछा कि किसको वोट दिया, तो अपनी भाषा में लोगों ने कहा कि आप ही को दिया, जो मुंडारी या संथाली जो भी भाषा होती है, कि हमने आप ही को वोट दिया है धनुष छाप पर। अच्छा। हाँ, और वो फुल छाप से चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने कहा कि हमने आप ही को वोट दिया है तीर धनुष छाप पर। जनता जानती थी कि तीर धनुष आदमी है, जनता नहीं समझी ये फुल छाप से लड़ रहा है। तो तभी समझ गए हेमलाल बाबू की अब जनता तो तीर धनुष पर वोट दे करके आ रही है। तो वो हारते रहे। इस बात को चंपई सोरेन जानते हैं कि वहां चाहे जितने लोगों ने पार्टी तोड़ी, आज किसी को याद है कृष्णा मार्डी ने पार्टी तोड़ी थी जब शिबू सोरेन अपने पीक पर थे राजनीति के, तब कृष्णा मार्डी ने पार्टी तोड़ी थी। शैलेंद्र महतो अलग हुए पार्टी से, हेमलाल मुर्मू अलग हुए पार्टी से, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ झारखंड की राजनीति में, खासतौर से आदिवासी पॉलिटिक्स में। गैर आदिवासी पॉलिटिक्स में आप सफल हो सकते हैं, आदिवासी पॉलिटिक्स में सफल होना बहुत मुश्किल है। इस बात को चंपई सोरेन जानते हैं। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा कि क्या मिल जाएगा यहाँ, सीता सोरेन का उदाहरण है ना, सीता सोरेन बिल्कुल ताजा एग्जांपल है। सीता सोरेन का बहू है शिबू सोरेन की, और उनके सबसे प्यारे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। 3 बार से तीर धनुष छाप पर जामा से विधानसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन कई लोकसभा चुनाव नहीं जीती। उस बैसन में, उस गढ़ में, जो परिवार का गढ़ माना जाता है, जो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, जहां वो लोग राज करते हैं, वो ताजा एग्जांपल है। अभी हम लोगों ने गीता कोड़ो भी कांग्रेस पार्टी से पिछली बार जीती थी, जब पूरे 14 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, समझिए जेएमएम और कांग्रेस को, एक जेएमएम को, उसमें गीता कोड़ा जीती थी। और इस बार छोड़ के गई तो चुनाव हार गई, और अपने लोकसभा की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर पीछे रही, जिसमें एक वो भी सीट है जगन्नाथपुर की, जहां 2000 से मधुकोड़ा चुनाव जीतते रहे। उस सीट पर भी लोकसभा चुनाव में हार गई, वो पीछे रही उस सीट पर। ये सारे एग्जाम्पल्स थे। अच्छा, अब वो सवाल किया क्या मिल जाएगा आपको? आप मंत्री हैं, अभी भी मंत्री हैं। अभी हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन को मंत्री बना के रखा अपने साथ। तो आपको एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल मिल गया, आपके सम्मान में आपके साथ आपका नाम गुरुजी की लिस्ट में जुड़ गया। बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, उस लिस्ट में आपका नाम जुड़ गया कि आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के हुए। प्रोटोकॉल है, और फिर आपको मंत्री बनाया गया। अभी भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप चुनाव जीतते को, आपकी जो सरायकेला सीट है वहां से आप अपने बेटे को आगे करना चाहते थे, उनको भी आगे करते थे। अब जो इनके लोगों ने खबर फैलाई, अब हमको उसमें कोई दम या कोई सच्चाई नहीं दिखती है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जो खबर फैलाई गई कि कहीं गवर्नर बना दिए जाएंगे, तो दूसरी खबर किसी ने फैलाई कि झारखंड से कोई आदिवासी जीता नहीं है और कोई आदिवासी मंत्री भी नहीं है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, तो क्या पता इनको राज्यसभा भेज करके ले आया जाए और केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। ये उन्हीं के लोग, आसपास के लोग ये बातें जो है चर्चा में ले आ रहे हैं, बातें फैला रहे हैं। लेकिन हमको इसमें भी संदेह है, क्योंकि राज्यसभा जाने क्या पता अजीत जी हम लोग रोज चर्चा करते हैं, क्या पता आर.के. सिंह ये हो जाएंगे, रमा देवी ये हो जाएंगी, अश्विनी चौबे तेलंगाना के गवर्नर हो गए, तो पशुपति पारस को ये मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। और वह भी बीजेपी के भीतर। उपेंद्र कुशवाहा ने मान लिया कि 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं, और जब नामांकन का पर्चा भरना था तो एक दिन पहले कह दिया गया कि नहीं, आपको तो 2 ही साल वाले में जाना है। तो ये पता नहीं कैसे चंपई सोरेन नहीं समझे उस पार्टी की पॉलिटिक्स को भी। और उस झारखंड में जो बीजेपी के लीडर्स हैं ज्ञानेश्वर जी, वहां समीर उरांव एक नेता है जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हार गए, तो राज्यसभा भेजना होगा तो कांग्रेस उनको क्यों नहीं भेजेगी, जो आदिवासी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? राज्यसभा बीजेपी भेजेगी। वही माफ करिएगा, बीजेपी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष है, मतलब एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी को अगर राज्यसभा भेजना है तो उनको क्यों नहीं भेजेगी? बीजेपी को अर्जुन मुंडा को क्यों नहीं भेजेगी? जो मंत्री थे पिछली बार, सीता सोरेन को क्यों नहीं भेजेगी, जो शिबू सोरेन की बहू है, उनके नाम पर कुछ लाभ मिलेगा विधानसभा चुनाव में। तो ये चंपई सोरेन के लोग जो इस तरह के ख्वाब पाल लिए उन लोगों ने कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, तो वो वैसा कुछ हुआ नहीं पिछली बार। तो बैरंग लौट गए दिल्ली से,
और दिल्ली से लौट के गए तो उन्होंने जाकर के कहा कि हम तो चश्मा बनवाने गए थे। ये देखिए कैसे कैसे नेता लोग जो बहाने बनाते हैं कि कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली आए, इतनी चर्चा कराई, 3 दिन रहे तो बोले कि चश्मा बनवाना था हमको, हम तो इसलिए नहीं गए थे। तो अब फिर काहे के लिए आ गए? तो अब आ गए, आपने हेमंत बिश्वा शर्मा से मुलाकात हुई, आपकी उस समय भी मुलाकात हुई होगी, और अमित शाह से मिले, अब आप बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है ज्ञानेश्वर जी। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की टिकट दे सकती है, उनको या उनके बेटे को, अपने जिस बेटे को वो लड़ाना चाहेंगे विधानसभा की टिकट दे सकती है, लेकिन उनके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी उस सीट पर। वो इस भ्रम में गए हैं कि सरायकेला के अंदर आधा इलाका जो है वो आदित्यपुर का है। आप जानते हैं आदित्यपुर पूरी तरह से इलाका है, शहरी इलाका है, जहां बीजेपी का बहुत होल्ड है, बीजेपी का बहुत वोट है। तो वो वोट हमको मिल जाएगा और अपना कुछ कोर वोट हम ट्रांसफर करा लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इस सोच में जो है वो है। लेकिन ये मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि बिट्रेल का आरोप लग गया, धोखा देने का, गद्दारी करने का आरोप लग गया कि जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया आपने उसके साथ धोखा किया है। और उस समय धोखा किया है जब वो अपने जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन। अभी वो जेल से छूटे हैं और उनको पता है कि अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ आगे क्या हो सकता है। तो ऐसे समय में चंपई सोरेन के अलग होने का इनको नुकसान हो सकता है। वहां जो आदिवासी वोट है वो इनसे दूर हो जाएगा। ये थोड़े दिन पहले जब ये लौट के गए थे यहाँ, जो चश्मा बनवाने आए थे और उसके बाद लौट करके गए थे, तो इन्होंने कहा था कि 3 बातें कही थी कि मेरे पास 3 विकल्प है कि या तो हम अपनी पार्टी बनाएं, या पार्टी में रहें, या किसी के साथ रहें। तो उस समय इन्होंने फिर एक मीटिंग की जमशेदपुर में, तो लगा कि ये अपनी पार्टी बनाएंगे। तो अपनी पार्टी अगर बनाते चंपई सोरेन तो बीजेपी के लिए वो ज्यादा उपयोगी हो सकते थे। हमको यहाँ बीजेपी की भी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक चलने वाले चाणक्य किस्म के लोग हैं, तो हो सकता है उन लोग कुछ ज्यादा सोचे हों जो हम अभी और आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा था कि पार्टी बनाते चंपई सोरेन तो वो बीजेपी के लिए ज्यादा उपयोगी होते, क्योंकि कोल्हान की सीटें जो है, जहाँ के वो नेता है, जहाँ उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, उस कोल्हान में 15 सीटें हैं विधानसभा की और बीजेपी के पास एक भी नहीं। 15 में से एक पूरे उस भौगोलिक इलाके में एक भी सीट नहीं है। उसमें जमशेदपुर की सीट भी है, पूर्वी पश्चिमी जुगसलाई पोटका, ऐसी 12 शहरी सीटें हैं जो बीजेपी नहीं जीत सकी, जो पहले जीतती रही बीजेपी। तो वहां अगर कुछ वोट काट देते, कुछ डैमेज करते। अच्छा, अगर वो अलग पार्टी बनाते तो उन पर गद्दारी का इल्जाम इसलिए नहीं लगता क्योंकि होता है कि वो स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने मैसेज है कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके जेल भेजा, उस बीजेपी के साथ चंपई सोरेन गए, तो वो धोखा। अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो उनके प्रति भी सद्भाव रहता, वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते थे कि हमको बड़ा अपमानित करके हटाया गया, तो कुछ वोट आदिवासी का ले सकते थे और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते थे कुछ सीटें जीतने में। लेकिन उसकी बजाय बीजेपी ने सीधे उनको शामिल कराने का फैसला किया। ये नहीं समझ में आने वाला है, इससे कोई बहुत लाभ बीजेपी को वहां हो जाएगा, हमको इसकी संभावना अब कम हो गई उनके शामिल होने के बाद, और उनको भी कोई बहुत लाभ हो जाएगा, वो भी नहीं होना। नहीं अजीत जी, देखिए ना, आप झारखंड की बात कर रहे थे हम लोग, बिहारी उदाहरण देखिए। 2014 में जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने सहारा दिया कि आपको बने रहने देंगे। जब जिस दिन विश्वास परीक्षण की बात हुई, लोग बहिष्कार करके चल दिए, जीतनराम मांझी हटाए गए। 2015 में महागठबंधन में शामिल होकर जीतनराम मांझी ने चुनाव लड़ा। क्या मुश्किलें आई थी, अकेले चुनाव जीत कर आए थे। 2 विधानसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में जीते थे, एक विधानसभा क्षेत्र में हार गए थे, बाकी सारे उम्मीदवार इनके चुनाव हार गए थे। और तब तक इन्हें पुनर्जीवन नहीं मिला जब तक ये फिर से नीतीश कुमार के साथ नहीं आए। 2020 भी हमें याद है, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था एनडीए के भीतर, तो बीजेपी ने कहा कि मुकेश सहनी का सामंजन हम करेंगे और जीतनराम मांझी का सामंजन आप कर लीजिए। तब जीतनराम मांझी की पुनर्वापसी हुई, पुनर्जीवन मिला, बेटे मंत्री बन गए। और जब नीतीश कुमार के साथ रहे तभी, देखिए एक बार तो हार गए थे 2014 में जब अकेले लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार के साथ रहने पर ही उन्हें गया से सांसद बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ और केंद्र में मंत्री भी। और जहां तक मैं झारखंड को समझता हूं, आदिवासी, जो भी आप कह रहे थे कि हेमलाल मुर्मू को लोग वोट देकर आ रहे थे और कह रहे थे आपको ही वोट दिया है तीर धनुष पर, तो झारखंड के आदिवासी मानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारा नेता झामुमो है और शिबू सोरेन है, जीत हार अलग चीज है। तो ये गद्दारी का आरोप तो लग ही जाएगा ना।
हाँ हाँ, वो देखिए अब दूसरा क्या, पहले एक समय ऐसा था, थोड़े समय पहले तक 2014 तक, कि संथाल परगना का आदिवासी, उत्तरी छोटा नागपुर का आदिवासी और कोल्हान का आदिवासी तीनों अलग अलग तरह से वोट करते थे। जी तभी तभी शिबू सोरेन तमाड़ में चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन, क्योंकि वहां का आदिवासी बिल्कुल। दूसरे तरह से वोट करता था, उनको नेता नहीं मानता था। हम्म, लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने गैर आदिवासी पॉलिटिक्स की रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आदिवासियों का एकीकरण हो गया। उसके बाद आदिवासी एक हो गए, चाहे वो संथाल परगना का हो, छोटा नागपुर का हो या कोल्हान का हो, वो आदिवासी एक हो गए। उनको लग गया कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है और हमको हमारा नेता शिबू सोरेन का परिवार है, हेमंत सोरेन है। तो अब वो एकीकरण हो गया, अब वो आदिवासी अलग तरह से वोट नहीं करते। जी और ये जो अभी भी आप जब जीतन राम मांझी का देखिए कि किस भ्रम में गए थे, किस भ्रम में उन्होंने पार्टी बनाई थी, या किस भ्रम में उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया था, या किस भ्रम में वो बीजेपी के साथ गए थे चुनाव लड़ने तालमेल करके बिल्कुल। बिना नीतीश कुमार के। यही तो भ्रम था उनका, 2015 में हो या 19 2019 में में हो, कि हम महादलित का वोट ले आएंगे अपने साथ। जब बिल्कुल। सबको पता है कि महादलित ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना हुआ है, तो उसने हम्म, नीतीश कुमार को ही नेता माना। अभी भी जब वो लड़ रहे थे चुनाव, तब भी महादलित ने नीतीश कुमार को ही नेता माना। और दोनों बार जी लोकसभा का चुनाव वो हारे थे। पहली बार तो खैर वो नीतीश कुमार के साथ ही लड़े थे 2014 में जब वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 19 में जब वो दूसरे अलायंस में चुनाव लड़े, तब भी चुनाव हारे वो लोकसभा का। तभी तो हम लोग हर बार चर्चा में कहते थे कि थर्ड टाइम लकी चार्म होगा, बिल्कुल। तो वो जीत गए। तो अभी भी वो मन ही मन तो ग्रेटफुल होंगे, हो सकता है, लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक बाध्यता है क्या, और किस मजबूरी है, कि वो इसका श्रेय नहीं देते हैं नीतीश कुमार को, कि आज उनकी जो भी हैसियत है, कि आज वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, ये नीतीश कुमार की देन थी। नीतीश जी कुमार ने उनका कद बड़ा करके उनको नेता बनाया। कायदे से जब 9 महीने 8 महीने बाद जब नीतीश कुमार चाहते थे कि 2015 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप रिजाइन कर दीजिए, तो उनको करना चाहिए था। उनका कद उससे छोटा नहीं होता, तब भी वो और जो आपने चाहते जयललिता थे। का उदाहरण बताया, तमिलनाडु का उदाहरण बताया ना, हाँ, कि और किस तरीके से निष्ठा की बात होती है। निष्ठा की बात होती है, ये निष्ठा ही असली चीज है। देखिए, आप बाल ठाकरे को देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जब पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला शिवसेना और बीजेपी को, तो उन्होंने पहले मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। बीच जी में उन्होंने भी उनका तो था कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं, वो कहते भी थे कि हम रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं, हमको कोई बिल्कुल। कुर्सी पर नहीं बैठे। तो और बड़े बड़े नेता बीजेपी के, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे जैसे तमाम दिग्गज जो यहाँ दिल्ली से जाते थे या वहां के थे, वो सिंहासन नुमा एक कुर्सी पर बैठते थे बाल ठाकरे, और बगल में मोढ़े पर बैठते थे वो सब लोग नीचे थोड़ा। तो जी उनकी हैसियत ये थी, उन्होंने मनोहर जोशी को हटा दिया और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। तो एक मनोहर जोशी की निष्ठा देखिए, कि मनोहर जोशी अंत समय तक पार्टी के साथ बने रहे, तो उनको सारी चीजें मिलती रही। वो पार्लियामेंट में भी आए, सारी चीजें उनको मिलती रही, उसके बाद भी मिलती रही सारी चीजें, जी स्पीकर भी हुए। लेकिन नारायण राणे को, जब उन्होंने नारायण राणे को बनाया और नारायण राणे ने छोड़ा, तब देखिए नारायण राणे ने क्या किया। वो कितनी बदतमीजी भरी बातें कहते हैं, कितनी अपमानजनक बातें कहते हैं बाल ठाकरे और उनके परिवार के लोगों के लिए। तो ये कोई इसको अच्छा थोड़े मानता है, कोई आदमी अच्छा नहीं मानता है कि बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आपको जिसने आगे बढ़ाया, जिसने आपको सब कुछ दिया, उसके प्रति एक न्यूनतम सम्मान और निष्ठा का पालन करना चाहिए। ये भी एक राजनीतिक सिद्धांत है। लेकिन अब आज और मुझे आज का लगता है जी जी जी, और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे कि बीजेपी के भीतर बड़े बड़े चाणक्य बैठे हैं, कूटनीतियां और साजिशें जो होती हैं, अरविंद केजरीवाल ने इस बात को समझ लिया था कि बिल्कुल यदि हमने इस्तीफा दिया, मुझे जेल क्यों भेजा गया, मुझसे खौफ क्या है, यह तो अरविंद केजरीवाल समझते ही थे। यदि मैं जेल गया और हमने इस्तीफा दे दिया और पत्नी के अलावा दूसरे को बनाएंगे तो अलग विवाद होगा, इसलिए खुद बने रहो, किसी दूसरे को सौंपेंगे तो जो हाल नीतीश कुमार का हुआ और अब जो हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, यही मेरे साथ होगा। पता नहीं आम आदमी पार्टी का भी विभाजन हो जाता। इसलिए बिल्कुल। आरोप जो भी लग रहे हैं, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहला रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने उस लूप होल्स को उन्होंने समझा हुआ था कि आप इस्तीफा नहीं दे, जब तक आप सजा नहीं होती है, तब तक जी आप किसी को विधायक और सांसद बनने से नहीं रोक सकते हैं। और जो विधायक और सांसद बनने के योग्य है, वो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के भी योग्य है। ये सिंपल सी बात है, जो वो समझ गए। लेकिन जी उसके बाद चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों अंततः ज्ञानेश्वर जी घूम करके लालू यादव के फॉर्मूले पर ही आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को तैयार कर दिया कि अगली बार अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, ये जी संकट आ जाए, फिर जाना पड़े जेल, तो पत्नी को बिठा सके। देखिए उस हाँ, समय विधायक बना ही दिया। हेमंत सोरेन की पत्नी उस समय विधायक नहीं थी, तो ये जी सवाल भी उठा था। और ये भी लोग कह रहे थे कि क्या पता
अब विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम रह गया है, कहीं राज्यपाल शपथ नहीं दिलाए। और उस समय आपको ध्यान हो कि बीजेपी के जो सांसद हैं गोड्डा के निशिकांत दुबे, उन्होंने हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का ट्वीट किया था कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि जब कार्यकाल कम होता है तो राज्यपाल शपथ नहीं भी दिला सकता है जो व्यक्ति विधायक नहीं है उसको। तो ये कानूनी स्थिति भी थी, लेकिन अब तो उन्होंने, वो जेल गए तो ये उन्होंने उसको अवसर बना लिया और गांडे सीट उन्होंने खाली कराई। सरफराज अहमद से बड़े पुराने बिहार के कांग्रेस के नेता थे और 1984 के बाद अभी उनको राज्यसभा भेजा है हेमंत सोरेन ने। ये अध्यक्ष भी रहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हेमंत चंपाई सोरेन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए निष्ठा कितना मैटर करता है कि उन्होंने विधानसभा की सीट खाली की तो सरफराज अहमद को 6 साल के लिए राज्यसभा भेज दिया हेमंत सोरेन ने। राज्यसभा चले गए हैं सरफराज अहमद और गांडे सीट से चुनाव लड़कर उनकी पत्नी एमएलए हो गई है। और अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पत्नी को सक्रिय राजनीति में उतार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इंडिया ब्लॉक की रैली हुई उसमें सुनीता केजरीवाल ने संबोधित किया रैली को, सोनिया गांधी मिली और कल्पना सोरेन मिली। फिर कल्पना सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के समर्थन में एक रैली हुई रांची में, तो सुनीता केजरीवाल रांची गई। फिर अभी हेमंत सोरेन और वो कल्पना सोरेन दिल्ली आए तो दोनों सुनीता केजरीवाल से मिले जाकर के, तो एक तरह से उनको एक नेता के तौर पर तैयार कर दिया गया। हरियाणा में अभी चुनाव का कैंपेन लॉन्च हुआ आम आदमी पार्टी का, वो सुनीता केजरीवाल ने किया, तो एक नेता के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और अभी चुनाव आने वाले हैं जनवरी में दिल्ली के, तो क्या पता उनको चुनाव भी लड़ा दिया जाए, ताकि लालू यादव का जो फॉर्मूला है कि अगर अपने ऊपर संकट आता है और इस्तीफा देना ही पड़े या जेल जाना पड़े तो पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाओ, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हो, किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये एक एक करके नेता लोग प्रूव करते जा रहे हैं। पहले नारायण राणे ने प्रूव किया, फिर जीतन राम मांझी ने किया, चंपाई सोरेन ने किया। ये जिसको आप बिठाइएगा वो इस दिशा में बढ़ सकता है। सत्ता का, कुर्सी का एक अहंकार जो होता है, उसकी ताकत जो होती है, वो इस दिशा में ले जाती है नेताओं को। अब ये अरविंद केजरीवाल, अब आने वाली पीढ़ी जो है, जो भविष्य के दावेदार हैं, तेजस्वी यादव ने भी करीब करीब तैयार ही कर लिया कि अगला चुनाव उनकी पत्नी लड़ेंगी। और देखिए, हाँ, प्रशांत किशोर तो नए प्लेयर हैं। अभी हमने देखा कि जब महिलाओं की संगोष्ठी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी, जो असम की रहने वाली है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर जानवी, उन्हें भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, तो ये अल्टीमेटली सबसे सही फॉर्मूला तो लालू यादव का ही है, जो आज से आप सोचिए कितने दिन पहले, 27 साल पहले 1997 में जिस बात को लालू यादव ने समझ लिया था, अभी नेताओं को अब जाकर के ये बात समझ में आ रही है कि वो तब लोग लालू यादव की उस समय लालू यादव के इस फैसले की बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन आज एक नजीर बन गई ना। आज जिस तरह से बिट्रेल है, जिस तरह से धोखा है, जिस तरह से निष्ठा का कोई मोल नहीं है, ऐसी स्थिति में तो लालू यादव का फॉर्मूला अब तो मानक सिद्धांत हो जाएगा राजनीति का। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, आज हमने चर्चा की राजनीति में निष्ठा की और राजनीति में धोखे की। कहां निष्ठा, कहां धोखा, कहां लालू सही साबित हुए, 27 साल पहले फैसला किया था, और कहां नीतीश कुमार धोखा खा गए, कहां हेमंत सोरेन धोखा खा गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल होशियार रहे, हेमंत सोरेन के साथ गच्चा हो गया। अब देखिए, चंपाई सोरेन जा रहे हैं बीजेपी में, क्या मिलता है नहीं मिलता है, यह भविष्य की बात है, चर्चा हम करते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।